हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। जैसे कि हमारे पुराने व्यूअर्स को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे चल रही है एक सीरीज जिसमें हम क्लास टेंथ के सभी चैप्टर जो कि साइंस के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको कवर कर रहे हैं। और इसी बीच हमने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के और एक चैप्टर फिजिक्स का खत्म कर दिया है। और इसी के साथ हम बढ़ चुके हैं आगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसका भी हम दूसरा पार्ट इस समय आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे किसी दोस्त ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उससे एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि वो पार्ट 1 देखा है। क्योंकि पार्ट 1 ने हमने बहुत सी चीजें कवर की थी जो कि इस चैप्टर का एक बेसिक चीज है। और मैंने आप सभी को कुछ चीजें बताई थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है और उनको आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लास्ट तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमने बहुत सी चीज़ें की थी लेकिन वो ज़्यादातर थियोरेटिकल थी। लेकिन पार्ट 2 में आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी जाएंगे, थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको शो नहीं करने वाला प्रैक्टिकल कैसे है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। होगी लेकिन वो थ्योरी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम पिछली पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले करंट और चार्ज के बारे में जाना था, इन दोनों की यूनिट्स के बारे में भी जाना था। उसके बाद हमने जाना था एमीटर के बारे में। एमीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में भी हमने जाना था। उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करने के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने एम मीटर की बात की थी, वैसे ही वोल्टेज के लिए हमने बात की थी वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से कैसे काम करता है, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में भी हमने अच्छे तरह से पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होती है, और उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने पिछला पार्ट 1 देखा है तो कृपया सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद वो सभी नोट्स जो आपने बनाए थे उस सभी नोट्स को आपने एक बार रीड कर लेना है। होप आप सभी लोगों ने पॉज करके ये वीडियो नोट्स पढ़ लिए होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन के बारे में किसके बारे में, सीरीज कनेक्शन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में, पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे हीटिंग उसके बाद हम बात करेंगे जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद हम बात करेंगे पावर के बारे में, पावर क्या होती है। और उसके बाद लास्ट में हम एनर्जी के बारे में बात करते हुए ये वीडियो को एंड कर देंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें है पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एम मीटर हमेशा पैरेलल में एम मीटर मेरा हमेशा सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होता है। इसी बात को आज हम जानेंगे कि क्यों होता है। और उसी के बाद हम हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो इन्हीं इन्हीं 2 टाइप से आने वाले होते हैं इस चैप्टर में से। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। वैसे तो आपके लिए हर वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के लिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन मतलब ये है कि हम अपने डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन हमारे पास होते हैं।
दो 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 टाइप के कनेक्शन जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ये चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन अगर हम देखें, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस दिखाई गई है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक डिवाइस जो होता है, डिवाइस होता है, यह उसकी रेजिस्टेंस होती है। वायर में भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन हम उसको कुछ टाइम के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आपको बताया जाए कि वायर की रेजिस्टेंस इतनी है, हम तभी उसे यूज़ करेंगे, वरना हम उसे निगलेक्ट ही करके रखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, डिवाइस को हम ऐसे भी शो कर देते हैं रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि उसके पास होती है कुछ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो जो सीरीज एंड पैरेलल कलेक्शन में क्या होता है कि जो डिवाइस होता है उसको एक ही लाइन में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक डिवाइस जो होता है उसका एंड दूसरे डिवाइस के साथ एक एंड कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड उसके अगले वाले डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और जो जो साइड वाले डिवाइस होते हैं उनका एक एंड जो कनेक्टेड होता है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि आप सीरीज में देख पाते हो। और इसकी सीरीज कनेक्शन की एक खास बात ये है कि इनमें से जो करंट फ्लो करेगा वो इस डिवाइस में भी सेम होगा, इस डिवाइस में भी सेम होगा और इस डिवाइस में भी सेम होगा। लेकिन एक बात देखिए, एक एडवांटेज है तो इसके साथ एक फ्री की डिसएडवांटेज भी आती है कि जो इसकी वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी, हर डिवाइस में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पहुंच पाएगी। इसका कारण हमें जानने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ कनेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस 1 और रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस 2 और रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस 3, इन सभी की रेजिस्टेंस सेम होगी, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। और वहीं पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ना ही V1 V2 के इक्वल है और ना ही V2 V3 के, यानी कि ये कोई भी इक्वल नहीं होता। आप नीचे लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज आपने याद कर ली है, और विल रिमेन सेम बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज होगा वो हर एक रेजिस्टर यानी कि डिवाइस के बीच में वेरी करेगा। तो बात करें तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में जिनका जो एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताऊं तो हर एक डिवाइस जो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड होता है उन सभी का हर एक एंड जुड़ा हुआ होता है। हर एक डिवाइस के दोनों एंड से जुड़ा होता है और हर एक डिवाइस का एंड अपने आप से ही बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें भी सीरीज कनेक्शन की तरह एक खास बात है, इसमें क्या होता है, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम था, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम होती है। क्या होती है? वोल्टेज सेम होती है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। इन सभी डिवाइसेस में वोल्टेज जो जाएगी वो इक्वल जाएगी, क्योंकि वायर्स अलग अलग हर एक डिवाइस बैटरी के साथ खुद से कनेक्टेड है, ना कि एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड है। और वहीं अगर हम बात करें इसमें जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एडवांटेज उसके साथ फ्री में एक डिसएडवांटेज इसकी ये है कि करंट जो इसमें से फ्लो करेगा वो इक्वल नहीं होगा, यानी कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे एडिटर साहब की हमने थोड़ी सी सैलरी कम कर दी थी, तो ये आजकल हमसे क्या ले रहे हैं, बदले ले रहे हैं, और हम इनसे विनती करते हैं कि ऐसा काम कृपया मत कीजिएगा। दा दो बार लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं, वो है द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर यानी कि डिवाइस इन पैरेलल। यहाँ पे क्या है, इन पैरेलल कनेक्शन विल रिमेन सेम, यानी कि वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी।
वी वोल्टेज डिवाइस वन में इज इक्वल टू वोल्टेज इन डिवाइस टू, और जितने भी डिवाइसेस हो गए उनमें सेम होगी। लेकिन करंट की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, करंट जो होगा, करंट इसमें जो होगा वो सभी में वेरी करेगा। इसमें कोई डिवाइस नंबर वन में कोई और करंट जा रहा होगा, डिवाइस नंबर टू में कोई और करंट जा रहा होगा, और डिवाइस नंबर थ्री में कोई और करंट जा रहा होगा। तो ये है थी हमारी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम अगर बात करें, तो आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में। हमें ज़्यादातर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो अलग से न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे बना दूंगा, जो कि हमारे फिजिक्स में आने वाले हैं। लेकिन चलो अभी बैक टू द टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन में हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो अगर आपने सबसे किसी भी सर्किट पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लानी है, अगर आपने किसी का नुकसान करके उसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी है, उसके घर का लोड बढ़ाना है रेजिस्टेंस बढ़ा के, और उसका करंट कम करना है, या कुछ भी ऐसा करना है, किसी का नुकसान करना है और आपने रेजिस्टेंस बनानी है, तो उसको सिंपली सीरीज कनेक्शन में उसका सर्किट लगा दिया जाए। सीरीज कनेक्शन में इसका सर्किट लगा दिया जाए। इसके बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज़ कनेक्शन के। सीरीज़ कनेक्शन हम घर पे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे और बात करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए। हमने फ़िलहाल अपने टॉपिक पे रहना होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप नोटबुक नहीं लेकर बैठे हैं, अपने साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो कृपया नोट्स बना लें। नहीं तो आपका ये वीडियो देखने का बहुत ही कम असर होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे कि हमने कल ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, और उसका ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या कहता है हमारा, कि जो वोल्टेज होगी किसी सर्किट में, वो इक्वल होगी उस सर्किट के बीच में करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन में। इसी लॉ को लेकर हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन में कितना करंट होता है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि करंट है वो सेम रहता है। अगर करंट सेम रहता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र। वैसे तो ये डेरिवेशन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ लोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर डेरिवेशन से आप फॉर्मूला अच्छे से याद रख पाओगे और आपको पता होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई यूज़लेस चीज़ हम कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, और ये कोई कम मीनिंगफुल बात नहीं है, ये प्रूव्ड चीज़ है। तो हम बात करें रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास है ब्रह्मास्त्र। जैसे कि अगर आपके पास आई सेम है, तो उस केस में आप V को लेट करके चलेंगे, वोल्टेज को लेट करके चलेंगे। अगर आपके पास ये आई सेम है, तो आप वोल्टेज को लेट करके चलेंगे, और अगर आपके पास वोल्टेज सेम है, तो आप उसमें यूज़ करेंगे आई के एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आई तो सभी में सेम है, लेकिन जो वी है वो अलग अलग है। लेकिन वी की अगर हम बात करें, तो वी जो होगा, वी जो इफेक्ट पूरा होगा, पूरा वी मतलब ये वाली वी, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी इक्वल V1, यानी कि डिवाइस वन में जो वोल्टेज पहुंच रही है उसी के साथ प्लस में V2, जो कि है दूसरे डिवाइस में पहुंच रही वोल्टेज, और तीसरा डिवाइस में पहुंच रही वोल्टेज V3 इसके इक्वल होगा। और अगर हम बात करें V की, V जो है हमारा IR के इक्वल है, वो हमने ओम्स लॉ से स्टेट कर लिया है। इसीलिए हम लिखेंगे V को हम सभी में IR लिख देंगे। और V1 क्या होगा, I तो हम सभी में सेम है, तो हम I को एक बार ही यूज़ करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस सभी में अलग अलग है, तो R1 होगी डिवाइस 1 में, R2 होगी डिवाइस 2 में, और R3 होगी डिवाइस
3 में। अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक मैथ्स, थोड़ा सा भी कुछ मैथ्स का रिलेटेड आज तक आपने ज़िंदगी में किया है, अपनी क्लासेस खुद से पास की है, खुद से पढ़कर पास की है और बिना पैसे दिए पेपर दिए हैं, आप सभी ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि कॉमन भी लिया जा सकता है हर एक चीज़ को। तो हम इसमें से आई देख ले हैं कि सभी में एक ही है। आई आपको पता ही, जैसे मैंने आपको बताया कि आई सेम होगी, तो आई को हम बाहर निकाल लेते हैं, आई को बाहर निकाल लेते हैं यानी कि कॉमन निकाल लेते हैं। और पीछे क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास पीछे बच जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो आई इसके साथ कट हो जाएगी यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो और हमारे पास आ चुका है सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आर जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी R1 R2 प्लस R3। ये इसमें ये होगी सिर्फ और सिर्फ सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में ये काम आएगी। तो ये है कुछ इस तरह की बात। और तो वो है, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला लिख कर भी लाया हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, बहुत ही बकवास है भाई, बकवास। तो इसी कारण मैं आपके लिए ये लिख कर लाया हूँ, इसीलिए आपने ये अच्छे से नोट कर लेना है। होप आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। वैसे तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वापस बैक करके रीप्ले करके देख सकता है। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या कंक्लूड किया, इस फॉर्मूले से हमने कंक्लूड किया कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो एक्ट करेगी वो किसके इक्वल होगी, वो रेजिस्टर्स, ज़्यादा रेजिस्टर ज्वाइंड होंगे अगर सीरीज में तो वो इक्वल होगी द सम, उनके सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस हर एक डिवाइस की जो रेजिस्टेंस होगी उसके सम के इक्वल होगी, ये सीरीज कनेक्शन में जो होगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अब हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो चुका है, अभी हम बढ़ते हैं पैरेलल की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट हम कब यूज़ करते हैं? पैरेलल सर्किट हम यूज़ करते हैं जब हमने कुछ डिवाइसेस को कुछ इस तरह से अरेंज करना होता है कि वो कम से कम रेजिस्टेंस एक दूसरे में शो करें। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट के सीरीज सर्किट से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसमें क्या होता है, पैरेलल सर्किट में कुछ खासियत की बात है, वो है कि इसमें करंट जो करंट होगा वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो दूसरी बात है वो है वोल्टेज। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, हर एक डिवाइस में जो भी वोल्टेज उसको होगी वो सभी सेम होगी। जैसे हमारे पास सीरीज कनेक्शन में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए एक फार्मूला था, उसी तरह से हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमें पैरेलल सर्किट की एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढ के देगा, वो है हमारे सामने। अभी इसको ड्राइव करने के लिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो ड्राइव हम इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने सीरीज कनेक्शन में आप सभी को ट्रिक बताई थी कि हम उसे यूज़ करेंगे जो सेम नहीं होगी। सीरीज कनेक्शन में क्या था, हमारे पास वोल्टेज सेम नहीं थी हर एक डिवाइस में, वो वहाँ पे करंट जो था वो सेम था हर एक डिवाइस को जो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो करंट है वो डिफरेंट है और वोल्टेज जो है वो सेम है। करंट डिफरेंट होने के कारण हम इसे यूज़ करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला हम यहाँ से ड्राइव करेंगे, आर को यहाँ से हम नीचे ले जाएंगे और हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा वी डिवाइडेड बाय आर। और इसी के यूज़ करके हम क्या कर लेंगे कि इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे जो हम नीचे देख रहे हैं। इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा कि जो टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो है आई टी। ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा जो जितना करंट पहले डिवाइस से फ्लो कर रहा है प्लस जितना करंट दूसरे और तीसरे डिवाइस में फ्लो कर रहा है उसके इक्वल। और हमारे पास है इसका एक फॉर्मूला और हमें ये भी पता है कि V हर में सेम है, हर एक डिवाइस में हमारे पास V सेम आ रही है। और रेजिस्टेंस हर एक डिवाइस की अलग अलग है। तो बस कुछ नहीं, अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जो V बाय
और हम यहाँ पे टोटल आर टी इज इक्वल टू यहाँ पे वी तो सेम है और आर 1 रेजिस्टेंस जो डिवाइस 1 में है प्लस वी यहाँ पे फिर सेम है और R2 यानी कि दूसरे डिवाइस से जो रेजिस्टेंस है उसे और V बाय R3 यानी कि जो तीसरे डिवाइस से रेजिस्टेंस फ्लो कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम V बाय आर टी, आप सभी को पता है क्या करेंगे, V को हम निकाल लेंगे कॉमन और ये रह जाएगा 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, ये हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, V के साथ कैंसिल आउट B हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ V की वैल्यू सेम है, दोनों तरफ V की वैल्यू सेम है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो होगा 1 बाई आर टी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, जो कि यही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। तो हमने ये भी डिराइव कर दिया है। इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है, इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है, इसके लिए हम लास्ट वाली लाइन एक बार ज़रा पढ़ते हैं। दस वी कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ total effective resistance of several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। इसको बस हमने थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख दिया है, मतलब इसका यही निकलता है कि हर एक रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसके रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। अभी हम बात करते हैं आगे। तो इसी बीच हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कौन सा ज़्यादा बढ़िया होता है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कौन बढ़िया होता है, सीरीज वर्सेस पैरेलल कनेक्शन में कौन ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसमें अगर किसी को सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो आप सोचिए, सीरीज़ यानी कि एक के साथ एक जुड़े हुए लाइन में, लेकिन पैरेलल जो होंगे वो एक दूसरे के थोड़े से डिस्टेंस में होंगे। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं याद रख पा रहे हो तो जो मैं चीज़ आपके साथ करने वाला हूँ उसके बाद आप डेफिनेटली हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो ये देखिए आप सभी के सामने मीम, तो देखा, तो मीम इससे आप अभी बढ़िया तरीके से याद करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं आदि पुरुष का रावण, जिसमें क्या है उसके हेड जो है पैरेलल कनेक्शन की तरह लाई किए गए हैं और सीरीज कनेक्शन में भी हैं, ठीक है। तो और अभी हम बात करते हैं आगे सीरीज, जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम आते हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कौन ज़्यादा बढ़िया होता है। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पैरेलल कनेक्शन ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों होता है ये बढ़िया, क्यों होता है ये बढ़िया, तो इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें क्या है, लो रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, लो रेजिस्टेंस के कारण ये हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्यों हमारे लिए बढ़िया है, क्यों हो सकता है कि अगर इसमें एक डिवाइस ख़राब हो जाए, अगर इसमें एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो बाकी चलना बंद नहीं करेंगे। डिवाइस ख़राब हो जाए तो बाकी चलना बंद नहीं करेंगे, बाकी चलते रहेंगे। क्या होंगे, चलते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि ये देखिए एक है और ये दूसरा डिवाइस है और ये तीसरा डिवाइस है। इसमें अगर ये यहाँ से वायर कट होगी, फॉल्टी हो गया ये, तो ये जो है इनके लिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा पाएगा, तो ये भी बंद हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि ये डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। तो ये डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ऐसे, अगर ये वाला फॉल्ट ही निकल जाए तो करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो कर जाएगा और ये भी चलता रहेगा, और वही यहाँ पे भी करंट फ्लो करता रहेगा और यहाँ पे भी चलता रहेगा। यही है कि पैरेलल कनेक्शन बेटर क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार बोर्ड्स में भी पूछा गया है। और चलिए अब हम चलते हैं आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो इसे कहते हैं कि कितनी एनर्जी हमारे पास जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास कितनी कंज्यूम की गई है एक सर्किट में। इसका हमारे पास है एक एक्सप्रेशन जो है P इज इक्वल टू वी आई। ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, यानी कि इसी से हम वॉट, यानी कि इसकी एसआई यूनिट, जो इसकी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की, वो है वॉट। इसको हम ड्राइव करेंगे। तो जो वॉट की डेफिनेशन है वो है कि डिफाइंड वॉट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन। एक वॉट तब बनता है जब एक डिवाइस इतनी पावर कंज्यूम करता है जब उसके बीच में से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा हो और उसके एंड्स के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो हो वो है 1V। जो कि हम यहाँ से, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसे हम यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम एक्सप्रेशन ही देखते हैं और दोबारा से आपको डेफिनेशन पढ़वाऊंगा, तो फिर आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी अगर आपको पहले समझ नहीं आई है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, पावर की यूनिट क्या है? 1 वॉट विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। अब आप इसी को दोबारा से पढ़े। डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, एक डिवाइस जितनी पावर कंज्यूम करता है जब उसके पास 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो, तब हम पावर कंज्यूम जो होती है उसे हम बोल लेते हैं 1 वॉट। तो होप आप सभी का ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ है हमारा एक अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जाहिर सी बात है, आप सभी के घर पे हीटर्स तो ज़रूर होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि वो हीटर काम कैसे करते हैं, हीटर कैसे काम करते हैं? तो इसी का है एक एक्सप्रेशन। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब कोई भी करंट हमारे किसी भी डिवाइस या फिर वायर से पास करता है तो वो कोई एक इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका हमारे पास है एक फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। और इसी फॉर्मूले को कहते हैं जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। तो इसमें ये जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस की गई है एक डिवाइस में, जब उसमें से करंट पास किया गया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्क्वायर ऑफ करंट जो उसमें से पास हो रहा है, यानी कि H जो है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट। उस करंट पे जो रेजिस्टेंस वो डिवाइस ऑफर कर रहा है उस रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हम इसे लिखते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू R। और जो तीसरा पॉइंट ये कहता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, यानी कि जितने समय के लिए इस रजिस्टर से करंट पास कर रहा है उसके भी प्रोपोर्शनल होती है हमारी हीट जो कि प्रोड्यूस होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू T। तो अभी हम इन तीनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यही है हमारे पास वो एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ अभी हम चलते हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसका हमारे पास है एक एक्सप्रेशन। तो P को हम वैसे एक एक्सप्रेशन और भी है जिसे हम कहते हैं P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई टी, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाई टी। इससे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं, यानी कि एनर्जी जो है वो P इंटू टी के इक्वल होगी, P इंटू टी के इक्वल होगी, यानी कि एनर्जी का हमें फॉर्मूला तो मिल गया है। अभी हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर की हमारे पास यूनिट है वॉट या फिर किलोवाट, और टी की जो हमारे पास यूनिट है वो है सेकंड या फिर और। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है वॉट और सेकंड के बीच में। जैसे कि पावर की यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है वो है वाट, तो एसआई यूनिट इसकी बन गई वॉट सेकंड या फिर जिसे हम कहते हैं जाउल। और जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो होता है किलोवाट आवर, और या फिर हम इसे 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट। तो अगर आप थोड़े से भी अपने घर में ध्यान देते हो तो आपको ये पता लगता होगा कि जब भी आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आप सभी को के घर में बात होती है कि इस बार हमने कितनी यूनिट्स को यूज़ किया। तो उसका मतलब यही होता है कि कितने किलोवाट आवर हमने यूज़ किए। अगर आपको पता हो कि पंजाब में 600 यूनिट हर 2 महीने के लिए फ्री है, यानी कि 600 किलोवाट आवर हर एक घर के लिए 2 महीने के बिल में फ्री दिए जाते हैं, अगर वो इससे ज़्यादा यूज़ ना करे। वैसे तो हम लॉ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी जगह के किसी भी लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बढ़िया एग्जांपल ये मिल जाएगा। जो भी पंजाब से हैं, जो थोड़ी सी साइड से हैं, उन सभी को ये थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा। और हमारे पास जो 1 किलोवाट और की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जाओ, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जाओ। यानी कि अगर हम कहें तो पंजाब की बात में हम फिर से आ जाते हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे 600 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जाउल एनर्जी उनको फ्री मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको फ्री मिलती है हर 2 महीने में। और इसी बीच हमारे पास एक और यूनिट है पावर की, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट पावर की जो है वो होती है हॉर्स पावर के बारे में भी कुछ लोग यहाँ पे जानते होंगे। हॉर्स पावर क्या होती है? हॉर्स पावर ज़्यादातर ट्रैक्टर्स या किसी और व्हीकल्स में देखी जाती है। जो फार्मर्स होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि हॉर्स पावर होती क्या, कहाँ पे यूज़ होती है। तो इसी में हम अगर बात करें कि ये हमारा ये व्हीकल या कोई भी चीज़ कितने हॉर्स पावर का है, तो वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं हॉर्स पावर की। अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल यूनिट ही होती है। हॉर्स पावर की अगर हम वैल्यू देखें, एक हॉर्स पावर जो होगा, 1 हॉर्स पावर जो होगा वो होगा 146 वाट के इक्वल होगा 1 हॉर्स पावर। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ओवर हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे मैं आप सभी को बता के बहुत खुश हूँ कि हमारा चैप्टर जो है वो है ओवर हो चुका है ओवर। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है और आपने कुछ ही समय में आपने इस चैप्टर को मास्टर कर लिया है। अभी बस ज़रूरत है तो सिर्फ वो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप सभी ने एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रीड करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उनको बार बार डिफरेंट अप्रोच से ट्राई करना है, डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। और इसी के साथ मैं आप सभी से लेता हूँ विदा। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में नए एक चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।